हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द नोवर निखिल चैनल। और मैं हूँ पूजा मिश्रा। आज की अकाउंट्स की हमारी ये दूसरी क्लास है एंड बिफोर हेडिंग टू आवर क्लास, सबसे पहले थैंक यू एवरीवन फॉर सच अ ह्यूज रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट। आपने बहुत ज़्यादा सराहा एंड प्यार दिया मेरे क्लास को एंड आई होप कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। एंड एक और बात, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं सारे ही कॉमेंट्स को पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे ही कमेंट को रिप्लाई करूँ। तो मैंने उसमें देखा कि बहुत सारे बच्चों की ये सजेशंस प्लस क्वेरीज आई हुई है कि क्लासेस को थोड़ी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ चाहिए, प्लस क्लासेस और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चाहिए विदाउट डिले एंड दूसरी कि आप लोगों को शेड्यूल चाहिए क्लासेस की। तो वो सब आपको जल्दी ही रिलीज़ कर दिया जाएगा शेड्यूल। वी आर वर्किंग ऑन दैट, आपको जल्दी ही शेड्यूल मिल जाएगा। एंड फिर ठीक है, चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इससे रिलेटेड क्लासेस से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं क्लास पे। तो फिर चलिए हम लोग आ गए अपनी आज की स्लाइड पे। आज ये हमारी अकाउंट्स की दूसरी क्लास है। इसमें हम लोग जो है देखने वाले हैं, अब देखो मैंने लास्ट टाइम इसको बता ही दिया था लास्ट क्लास में कि अकाउंट्स का जो है दिन ब दिन देखो वेटेज बढ़ता जा रहा है। पहले मैंने बताया था पहले 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, फिर 8 से 10, 10 से 12, और अब क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम जो है वो मर्ज होके होंगी तो अकाउंट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार 15 से 20 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ईजिली फ्रॉम अकाउंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने क्या किया था चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, एंड इस बार आज की क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। चैप्टर 3 क्या कहता है, ये है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एंड चैप्टर 4 जो है ये क्या है, वाउचर्स एंड अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शंस। मैंने कोशिश करी है कि सारी ही बेसिक चीज़ों को जो है वो कवर की जाए। फिर भी अगर कोई इसमें रह जाता है तो आप मुझे इजीली कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको एड्रेस पक्का से करूँगी। हाँ, बिफोर इसको हेडिंग टू आवर्स क्लास, चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले हमारा एक यूनिक सा सेक्शन अब होगा, वो है डाउट सेशन। मैंने रखा है इसका नाम, देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये रखा है मैंने कि कमेंट बॉक्स डाउट सेशन। ये काफ़ी एक मुझे लगा कि एक हम लोग अपने सेशन को इंटरेक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। तो आप जो भी आपको हम मेरे क्लास से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट पूछना हो, कुछ भी हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ईच एंड एवरी कॉमेंट को मैं पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबकी ही रिप्लाई करूँ, सबको रिप्लाई करूँ। जो रिपीटेटिव से क्वेश्चन होते हैं उसको ही बस वो छूट जाते हैं, वरना मैं सबको ही रिप्लाई करती हूँ। तो देखो बहुत सारे बच्चों ने जो है कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एड्रेस की जाए। और ऐसे डाउट हो सकता है लोगों के दूसरे के मन में भी आते होंगे लेकिन वो कमेंट नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है कि ये डाउट देखने के बाद डाउट आए। तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है पीडीएफ में ही ऐड कर देती हूँ स्लाइड, ताकि ये सबके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना पहला उठाते हैं डाउट। तो हमारा पहला जो कमेंट था वो है देवरपिता साहू का। ठीक है, हेलो देवरपिता, आपका जो ये है कमेंट है, क्वेरी है, वो है कि अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया सम मनी देन क्या उसको लाइबिलिटी समझा जाएगा या फिर कंपनी को वो पैसा जो है एट द एंड रिटर्न करना पड़ेगा, ये है। ठीक है, इनका डाउट। अब देखो ये क्या है, कंपनी जो है वो 2 तरीके से पैसे जो है वो मार्केट से रेज़ कर सकती है, यानी कि मार्केट से उठा सकती है। जब कंपनी पैसे मार्केट से उठाती है तो 2 तरीका होता है उसका। एक तो सबसे पहला होता है कि इक्विटी होता है, जब आप सुनते होंगे आम जिंदगी में कि जब लोग शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसको इक्विटी कहते हैं। ठीक है, जब आप शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी जो है वो कोई ऑब्लिगेशन में नहीं है, कंपनी के पास ऐसी कोई भी जो है वो लाइबिलिटी नहीं है कि वो आपको जो है वो डिविडेंड पे करे, आपको जो है बोनस दे। वो उनके डिस्क्रेशन पे होता है, अगर उनको प्रॉफिट होगा तब भी वो हो सकता है दें या हो सकता है नहीं दें। ठीक है, तो इक्विटी जो है वो लाइबिलिटी नहीं है। और दूसरा जो है कंपनी कैसे पैसे जो है वो उठाती है मार्केट से, वो होता है डेट कैसे उठाती है, यानी कि उसको बॉन्ड भी बोलते हैं, बॉन्ड पेपर, या फिर उसको डिबेंचर भी बोलते हैं, जिसमें कि कंपनी जो है वो फिक्स पहले से ही कर देती है कि जैसे 10% वो इंटरेस्ट देने वाली है या फिर 15% देने वाली है पीरियडिकली। फॉर एग्जांपल जैसे कि 6 महीने में या फिर 1 साल में। जैसे कि मान लो कि लोग क्या करते हैं ना कि एफडी में पैसे लगाते हैं 8% के इंटरेस्ट के लिए, तो वो सेफर ऑप्शन होता है क्योंकि उसमें किसी भी हाल में चाहे कुछ भी हो, कंपनी को लॉस भी हो, तब भी उसको वो 8% जो है वो इंटरेस्ट जो है वो देने पड़ेंगे। तो डेट वाला जो पोर्शन है वो तो लाइबिलिटी है, बट जो इक्विटी वाला यानी जो शेयर्स में पैसे लगाते हैं वो जो है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी नहीं है। शेयर्स में इसीलिए तो बोलते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो वो कंप्लीटली रिस्क है। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपकी भी जो है वो मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट कंपनी डूब गई तो पैसे आपके डूब गए, इसलिए वो लाइबिलिटी नहीं है कंपनी के लिए। ठीक है, तो समरी हमारा क्या है, समरी है कि डेट इन्वेस्टमेंट जो है वो लाइबिलिटी है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ लाइबिलिटी। दूसरा जो है हमारा क्या कमेंट है, दूसरा क्वेरी है कि रितिका श्रीवास्तव का कमेंट है ये है गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग रितिका,
एंड इफ़ कंपनी एंड पर्सन आर टू डिफरेंट एंटिटी देन वाई अ पर्सन जो है वो गोइंग टू बी अरेस्टेड, एंड क्यों कंपनी जो है, जब कंपनी स्कैम या फ्रॉड कर रही है तो लोग पर्सन को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये डाउट है इनका। अब देखो इनको मैंने रिप्लाई किया है कि इसको मैं अगले जो है क्लास में एड्रेस करूँगी। तो ऐसे आपको अगर क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट में पूछो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको पक्का से एड्रेस करूँगी। ठीक है, इसका देखो इसका क्या है आंसर। इसका है कि अगर मान लो कि कंपनी, देखो कंपनी और जो इंडिविजुअल है, यानी इंडिविजुअल यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, ओनर्स है, वो दोनों अलग एंटिटी तो है, लेकिन अलग एंटिटी है इसका मतलब ये नहीं कि एक शील्ड की तरह काम नहीं कर सकता है ये, समझ रहे हो आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कंपनी तो कोई भी डिसीजन नहीं लेता, कंपनी के लिए सारे डिसीजंस जो है वो कौन लेते हैं, वो उसके ओनर्स, वो उसके डायरेक्टर्स लेते हैं। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि कंपनी ने फ्रॉड ने, कंपनी ने किया, कंपनी जो है वो पीपल के जरिए काम कर रही है। तो फॉर यहाँ पे जो है दो एक्सेप्शंस है, दो सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो है अगर कंपनी में कोई भी स्कैम या फ्रॉड होता है तो इंडिविजुअल को पकड़ा जाएगा, डायरेक्टर्स को पकड़ा जाएगा। किस केस में? तो पहला जो केस है वो कौन सा केस है? फ्रॉड का केस है, फ्रॉड या स्कैम, जिसमें कि कंपनी जो है, क्योंकि पीपल के थ्रू काम करती है कंपनी खुद से कोई डिसीजन नहीं लेती है। और दूसरा ये कि पर्सनल गारंटी फॉर कंपनी लोन्स, यानी कि कंपनी की जो भी लोन ले रही है उसकी जो है वो डायरेक्टर्स ने पर्सनल गारंटी दिया है। फॉर एग्जांपल विजय माल्या का जो केस था उसमें उसने क्या किया था, जो भी उसने लोन लिया था उसका उसने पर्सनल गारंटी दिया था। तो जब आप पर्सनल गारंटी दोगे ना तो फिर आप पर्सनली जो है वो पर्सनली लाइबल भी होगे। ठीक है, तो ये है इसका। तो दोनों अलग अलग ये है, एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बट एक दायरा है, एक लीगल लिमिट है कि कहाँ तक वो है। यानी कि अगर आप देख रहे हो कंपनी में फ्रॉड होते, आप देख रहे हो आपको रेड फ्लैग्स मिल रहे थे, यानी ऑडिटर ऑडिट भी करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या क्या आपको फ्रॉड की जो है वो चांसेस लग रहे हैं, क्या क्या कंपनी ने गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, सब कुछ। तो उसमें क्यों नहीं रेड फ्लैग्स अगर निकले तो ऑडिटर भी पकड़े जाते हैं। फिर उसके बाद जो डायरेक्टर्स हो गए, सबको कुछ तो दिख रहे होंगे फ्रॉड होने से पहले, कोई तो रेड फ्लैग दिख रहा होगा, बट क्यों किसी ने एक्शन नहीं लिया? तो यानी कि आपका जो इंटेंशन था वही बुरा था, वही मैलिशियस था। तो इसीलिए इंडिविजुअल और डायरेक्टर्स को पकड़ा जाता है ऐसे केस में। ठीक है, तो इसका सिंपल सा क्या है, इसका समरी है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड, कोई शील्ड नहीं प्रोवाइड करता है कि आप गलत करो और बस कंपनी का नाम फंसा दो, वो कोई शील्ड नहीं मिलता है इससे आपको। ठीक है, इसका दूसरा कमेंट क्या है, दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेरी है कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूवल एंड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, बोथ सीम सिमिलर। तो देखो ये जो है कॉन्सेप्ट, ये आज के क्लास में भी वैसे भी हम लोग डिस्कस करने वाले थे, तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ यहाँ पे अक्रूवल और रियलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमारा जो है ये क्या कहता है, ये कहता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस जो है वो शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड दे आर अर्नड और इनकर्ड। देखो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को ऐसे भी कमेंट आए कि पीडीएफ रीड करें, लग रहा है जैसे पीडीएफ ही सिर्फ रीड हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ ये मैं मार्केट से बुक लेकर के आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ये मेरे खुद के द्वारा क्रिएटेड एंड डिज़ाइंड, ये मेरे खुद के पीडीएफ बनाए हुए हैं। मुझे जो भी एग्जाम्पल्स बोलने होते हैं, कहने होते हैं, लेने होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना बोलूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं पीडीएफ में यहाँ पे डाल दूँ, ताकि हर कुछ ऐसा ना हो कि मान लो कि मैंने क्या हुआ, मैंने क्लास में आपको एग्जाम्पल दे दिया बट वो पीडीएफ में रिकॉर्डेड नहीं है, तो बाद में तो आप इसको रेफर नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो भी कहने हैं मैं सब कुछ पीडीएफ, इसीलिए मैं पीडीएफ काफ़ी टाइम लेकर के बनाती हूँ। जैसे आज की भी जो क्लास है वो 4 बजे आने वाली थी, लेकिन ये देखो ये करते करते ये डिले होते होते ये आज आपको अभी इतने देरी से जो मिल रही है वो इसी के कारण है, क्योंकि मैं खुद पे इस पे काम करके मेरा खुद का सब कुछ मैं खुद से करके आपको देती हूँ। ये पीडीएफ भी मेरे ही द्वारा क्रिस्प एंड जितना आपको एग्जाम के लिए चाहिए वही मैं इसमें करके देती हूँ। और दूसरा, हाँ, एक और भी डाउट लोगों के आते हैं ये हमेशा कि क्यों नहीं आप डीपर ये में जा करके समझाते हो, क्यों टच करके चीज़ों को निकल रहे हो। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आप ईपीएफओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन रहे हो। मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ अक्रूवल और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे ही 2 घंटे क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा बोलो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं अलग से एक चैनल खोलती हूँ और उसमें सारे ही फिनेंशियल कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे। इवन आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड कि ऐसा कुछ है, तो अगर आपकी रुझान है तो आप प्लीज़ मुझे बताओ, मैं ऐसा करने की सोच रही हूँ। बट यहाँ पर जो एग्ज़ाम में मुझे सिलेबस को स्टिक रहना पड़ रहा है ना, आपके 3 महीने में एग्ज़ाम है, आप खुद सोचो आपको 4 से 5 बार जो है वो कंप्लीटली आपको सिलेबस को रिवाइज करने, तो आप कब खत्म करोगे। और उसमें सिलेबस देखो ना कि कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं जितने मैं पढ़ा रही हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जितना ज़रूरी है, मैंने जो जितने भी एग्ज़ाम पास किए हैं, मेरा बस एक ही रूल रहा है लाइफ का, मैं कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं जाती हूँ, कभी भी नहीं। आई ऑलवेज स्टिक टू द सिलेबस। एंड बहुत लोग ऐसे थे मेरे सीए के टाइम पे भी जो बहुत ज्ञानी घूम रहे थे, जो बहुत अकाउंट्स की नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन, आप अपने आसपास भी देखोगे कि बहुत 7-8 साल से तैयारी कर रहे हो और ज्ञान ले लेकर के पूरे भर गए हैं, बट उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता। देखो ज्ञान लेना और एग्ज़ाम निकालना इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको समझना पड़ता है कि भाई डिमांड क्या है, उतना ही, क्योंकि पढ़ना बहुत है, ज्ञान लेने के लिए
बहुत टाइम है, बाद में लेते रहना। तो अभी जो जो ज़रूरत है ना, जितना ज़रूरत है मैं उतना आपको अच्छे से समझा देती हूँ, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं जा रही हूँ उतना समझाने के लिए, ठीक है। और आप सोचो कितना क्लासेस कितनी हो जाएंगी। मैं सोच रही हूँ कि आपको 10 क्लासेस में पूरी की पूरी अकाउंट्स करवा दूँ। अगर मैं एक एक कॉन्सेप्ट को कराने लग जाऊँ ना, तो आप समझ रहे हो इसमें 50 क्लासेस लगेंगी टोटल। फिर आप मुझे बोलो क्लासेस लंबी कर रहे हो। तो इसलिए मैं सोच समझ के कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो आप आराम से मुझे कमेंट में बताओ, नहीं समझ आया, मैं अगली क्लास में उस डाउट को जरूर लूँगी, ठीक है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड दे आर अर्नड और इनकर्ड, ठीक है, दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड, ठीक है। यानी कि जब इनकम जो है वो अर्न होती है, फॉर एग्जांपल देखो मैंने ये एग्जांपल लिया है कि अगर सर्विस, मान लो कि मैं निखिल सर को जो सर्विस दे रही हूँ, 1 लाख की सर्विस मैंने दी है अगस्त में, और उसकी पेमेंट मुझे मिलेगी दिसंबर को। हालांकि मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, मैं मेरे से टोटली वो फ्री में काम करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सब एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, जोक्स अपार्ट, ठीक है, कि सर्विस जो है मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए दिए निखिल सर को अगस्त में, बट पेमेंट जो है मेरी दिसंबर में आ रही है। तो रेवेन्यू जो है कब रिकॉग्नाइज होगी, जब मैंने सर्विस दी है। यानी कि जब मैंने सर्विस अभी अगस्त में दे दिया, तो मेरा राइट टू रिसीव कैश जनरेट हो गया। मैंने आपको लास्ट टाइम ये क्लास में बताया था, राइट टू रिसीव कैश हो गया मेरा ये। तो अभी ही वो रिकॉग्नाइज होगी, ना कि जब पेमेंट मिल रही है एक्चुअली तब तो वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है कि रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करो जब इट इज अर्नड, और यही वाला ये है कि जब एक्चुअली में पैसे मिले तब जाकर के रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब एक्चुअली में पैसे मिले तब जाकर के उसको आप ये करो, बुक करो। तो ये फोकस करता है ऑन द पॉइंट ऑफ अर्निंग, और ये क्या फोकस करता है, ये करता है टाइमिंग पे, ये टाइमिंग पे करता है, और ये अर्निंग रेवेन्यू पे फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो प्रोडक्ट जो है मार्च में बिका और डिलीवर हुआ अप्रैल में, तो अप्रैल के टाइम पे वो कर रहा होता है। तो हालांकि जो कॉन्सेप्ट है जनरली अकाउंट्स में जो है वो क्या फॉलो किया जाता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डाउट है इनका है साइकोलॉजी रेमिक्स बोल करके जो इनका नाम है, इनका डाउट है कि आई हैव डाउट कंसिडरिंग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इफ़ अ मशीन जो है इज़ बॉट एट अ प्राइस ऑफ, मान लो कि 10 लाख प्राइस पे एक मशीन लिया, उसकी जो लाइफ है वो 10 साल की है, देन वेदर इट्स होल कॉस्ट इज़ रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड, और या नहीं तो जो है उसको अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न इसके कॉस्ट को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 10 साल तक। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है इनका। अब देखो इनको मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न अजम्पशन। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में क्या है, अब हिंदी वाले के लिए मैं बता दूँ कि आगे जो है मैंने सैम्पल बेसिस पे हिंदी वालों के लिए मैंने पीडीएफ बाइलिंगुअल में बनाया है, दोनों लैंग्वेज में। एंड आप एक बार देखो, क्योंकि मैं पीडीएफ खुद ही बनाती हूँ, खुद ही मेहनत सब कुछ करती हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि सैम्पल पे डाल के देखती हूँ आज के इसको। अगर आपको पसंद आता है, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, अगर आपको ऐसे चाहिए, तो मैं अगली क्लास से पूरी की पूरी पीडीएफ भी बाइलिंगुअल में बनाऊंगी। बट अगर मान लो कि पसंद नहीं आया ये चीज़, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उतना मेहनत करके, आप समझ रहे हो। मेरे पास क्या है कि अगर आप में से कोई अगर हो जो हेल्प करने के लिए रेडी हो, मुझे पीडीएफ कन्वर्ट करने के लिए, अगर किसी के पास ये स्किल है, तो आप मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करो। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल ये नहीं है अभी बंदे जो ये काम करें, लेकिन मैंने फिर भी इसको कोशिश किया है बहुत सारा ये ऐड करने का। तो आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है तो मैं नेक्स्ट टाइम से पूरे, आज मैंने सैम्पल बेसिस पे लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या है। दिस कॉन्सेप्ट मीन्स बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। जैसे कि कोई भी मान लो कि जैसे कि मान लो आपने जो है कोई मशीन खरीदा 10 लाख में, आपने खरीदा मार्च में, तो कह रहे हैं कि क्या आप मार्च में 10 लाख रुपए उसमें अकाउंट्स में अपने रिकॉर्ड कर लोगे, या नहीं तो मान लो कि उस मशीनरी की जो लाइफ है वो 10 साल है, यानी 10 साल आप उसको यूज करोगे, तो आप 1-1 लाख करके हर साल बांट दो उसके कॉस्ट को, क्या करोगे आप। तो इसमें यही है कि क्योंकि आप मान के चलते हो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है कि कंपनी जो है वो कल बंद नहीं होने वाली है, कंपनी अभी चलने वाली है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि कंपनी जब चलने वाली है तो जो मशीन जो है वो मेरे 10 साल तक चलेगी, तो कॉस्ट को 10 साल तक बांट दो। आप खुद सोचो कि अगर मार्च में मैं 10 लाख को पूरे के पूरे बुक कर दूँ, तो कितना, क्या मेरा लॉस नहीं खड़ा हो जाएगा, मेरी तो पूरी की पूरी प्रॉफिट हिल जाएगी उस 10 लाख को अगर मैं डाल दूँ वहाँ पे अगर खर्चे में। तो इसीलिए वो गलत दिखेगा ना फिर कॉन्सेप्ट। लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, उससे फ़ायदा तो आप 10 साल तक ले रहे हो, और उसको डाल सिर्फ आप एक अकाउंटिंग पीरियड में रहे हो। तो इसीलिए इसको मैच करने के लिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, एंड गोइंग कंसर्न को ध्यान रखते हुए उसको कॉस्ट को स्प्रेड किया जाता है, ठीक है। तो यही है आपका डाउट, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल वही है, मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग
अब इसके बाद जो है मैंने सोचा कि लास्ट टाइम हम लोग जो पीवाईक्यू कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बोला था कि आप उसके आंसर को करो, बहुत लोगों ने कमेंट में उसका रिप्लाई दिया हुआ है, तो मैं अभी खुद इसको सबको एक्सप्लेन करके आंसर बता देती हूँ, तो जिनके भी करेक्ट है आप इनको मैच करा लेना। अब देखो मैंने क्या किया है कि पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को मैंने इसी में पीडीएफ में इनकॉर्पोरेट कर दिया एज अ बुक के तौर पर। मान लो कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, आप जो पीडीएफ अकाउंट्स के पढ़ रहे हो उसी में पीवाईक्यू भी है, उसी में उसका पूरे के पूरे उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो कितना हैंडी करके मैं चीज़ों को आपको दे रही हूँ ना, तो आप इसको भी तो अप्रिशिएट करो कि भाई कितना हैंडी बना के दे रहे हो आप मुझे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू में देखो अब यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज, कौन सा होगा इसमें ऑप्शन। अब चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पे 56 का एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि रेवेन्यू जो है गोल्ड से वो हम लोग तब रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ माइनिंग और प्रोडक्शन के टाइम पे नहीं करेंगे, बल्कि हम तब करेंगे जब ओनरशिप इज ट्रांसफर टू बायर। देखो अब मैंने यहाँ पे टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया है कि ओनरशिप ट्रांसफर करना, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल होता है सेल करना, बट चाहती मैं तो सेल भी लिख सकती थी, बट मैं चाहती हूँ कि आप अकाउंटिंग टर्म से थोड़े रूबरू तो हो, थोड़े जानो तो सही कि अकाउंटिंग टर्म होता क्या है, तो इसलिए मैंने ये सब जानबूझ करके यहाँ पे वर्ड ऐड किया हुआ है। ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से एग्जाम में अगर ये सेंटेंस आ गया तो आपको समझ नहीं आएगा ना कि क्या बोल रही है। तो रेवेन्यू जो है वो तब रिकग्नाइज करते हैं गोल्ड से, तब नहीं करते जब माइनिंग और प्रोडक्शन होता है, तब करते हैं जब ये एक्चुअली में ओनरशिप ट्रांसफर होता है बाहर को, यानी कि जब सेल होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, सोल्ड वाला आंसर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हिंदी में भी है कि सोने की जो है वो आय तभी मानी जाती है जब उसकी बिक्री होती है, यानी कि जब वास्तव में सोना बेचा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोल्ड। ठीक है, ये नेक्स्ट चलते हैं। एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच्ड विद द रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन, ये है ओरिजिनल कॉस्ट। ये मेरे लास्ट ये मेरे जो है ये डायरेक्टली मेरे उससे आया हुआ है, लास्ट जो हम लोगों ने जो क्लास किया था ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो अंडर द ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव अकाउंटिंग अप्रोच द एक्सपेंसेस जो है रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, न कि करंट मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है कि जैसे मान लो कि अगर कोई भी जो रॉ मटेरियल्स है, कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो मशीन हो सकती है जो 1 लाख में खरीदी गई, तो उसको जो है हम लोग उसी रिकॉर्ड पे करते हैं, ना कि मान लो उस मशीनरी की वैल्यू अभी 10 लाख हो गई मार्केट में, तो 10 लाख पे रिकॉर्ड नहीं होगी, वो 1 लाख हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 58। उसमें क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एग्जांपल ऑफ, तो क्या है इसका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। अब इसको हम लोग देखते हैं वाई नीचे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी हम लोग एक साथ देख लेते हैं दोनों नीचे। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो क्या है डेप्रिसिएशन, तो ये है हमारा एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन का। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं 58 में। देखो यहाँ पे क्या है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो सबसे पहले डाउट आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है। अब देखो ये क्या होता है ना कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी स्टार्ट होने के पहले, कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के पहले जो खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रजिस्ट्री करने की जो फीस होती है, जो लीगल चार्जेज होते हैं, जो फिजिबिलिटी स्टडी कॉस्ट, फिजिबिलिटी स्टडी कॉस्ट का मतलब होता है कि पायलट स्टडी मतलब है कि कंपनी को लाने के लिए उसके मान लो उस पर जो रिसर्च चल रही है उस पर जो खर्च किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग फिजिबल स्टडी कॉस्ट। ये सब जो खर्च होता है, या फिर ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, ये क्या होता है कि एक पूरी की पूरी 4000 5000 में कितने भी मतलब बहुत सारी पेजेस की ना एक ये होती है, कंपनी की पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुकलेट होती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, ये सब पे जो ये सब खर्च होते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी स्टार्ट होने के पहले। तो इसको जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो है ये रेवेन्यू इन नेचर है, मतलब ये जो है वो एक्सपेंस ऐसे नहीं है जिससे कि कोई मशीनरी खरीदी गई जिसका बेनिफिट हम लोग जो है वो फ्यूचर में लेने वाले हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये रेवेन्यू इन नेचर है। और दूसरा ये कि इसके बेनिफिट को जो है वो आप 1 से ज़्यादा साल के लिए इस्तेमाल करोगे। मान लो जैसे कंपनी की जो रजिस्ट्री हुई, सब कुछ हुई है, तुरंत उसी साल के लिए तो नहीं है ना, ये बहुत आपके आगे के सालों के लिए भी वैलिड है, उसका फ़ायदा आप आगे के साल भी उठाओगे, इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, अब देखो ये है कि दे आर नॉट चार्ज्ड फुल्ली टू द पीएल। अब पीएल के बारे में जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, ये मैं आपको आगे चैप्टर डेडिकेटेड इस पे है, मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ सिंपली होता है कि हटाना। राइट ऑफ अब क्या होता है वो अब मैं आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बताऊंगी अच्छे से कि क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो एक्सप्लेनेशन था वो क्या था इसमें, ये सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ही एग्जांपल हैं कि मान लो कि कंपनी ने 5 लाख रुपए अगर स्पेंड किए तो उसको हर एक साल 1-1 लाख करके हटाते हैं, उसको हटाना कोई राइट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स भी है,
जैसे कि यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को 3 से 5 साल में हटाते हैं, मान लो बहुत सारा एडवर्टीजमेंट में खर्च हुआ उसको 2 से 3 साल में हटाते हैं, तो ये सब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट जो है इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भले ही जो है कोई भी मशीन को जब आप खरीदते हो तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि उससे हम लोग बहुत साल तक फ़ायदा आगे उठाने वाले हैं। अब देखो ऐसे भी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि काफ़ी जल्दी जल्दी आप पढ़ा रहे हो, या फिर बहुत जल्दी लग रही है कोई ट्रेन छूट रही है, जल्दी कराना होता है। तो भाई मुझे भी लिमिटेशंस है ना नंबर ऑफ़ क्लासेस की। मैं क्या करूँ, इसको 50 से 60 क्लासेस कर दूँ तो मैं अच्छे से आराम से समझाती रहूँगी। अब बहुत सारा कंटेंट है, आपको इसी कम टाइम में आपको ख़त्म करना है, चीज़ें जो है शॉर्ट क्रिस्प रखनी है, तो मुझे इसी तरह से पढ़ाना होता है। आप एक बार इसको अच्छे से सुनो, आप चाहो तो स्पीड स्लो करके भी सुन सकते हो। यूट्यूब पे आप सुन रहे हो 0.5 कर दो स्पीड को, आप ऐसे सुन लो। PDF में तो हर कुछ मैंशन है अच्छे से। PDF में जो नहीं समझ में आ रही है वो मेरे को सुन के आपको समझ में आ जा रही है, तो आप आराम से अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ ए फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भले ही जो है वो फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए मशीनरी वो एक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, बट डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज किए जाते हैं, तो इसलिए हमारा जो है ये रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस है ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 60 में IFRS वाले क्वेश्चन थे ना शायद ये। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS जो है स्टैंड्स फॉर ये वाला नंबर A, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ये जो दोनों क्वेश्चन है ये APFC वाले थे। इसमें क्या है कि द इंश्योरेंस क्लेम जो है रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर, ये क्या है, तो ये कैपिटल रिसीट है। अब कैसे है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग अभी देख लेते हैं एक साथ। अकॉर्डिंग टू AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर कंप्लीटली डेडिकेटेड क्लास आपकी आएगी। आई थिंक इसमें 2 क्लास लगेंगे पूरे, क्योंकि पूरे के पूरे जो बैकबोन होता है ना अकाउंटिंग के, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, तो वो क्या है, नंबर A आंसर है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। मैं इसको अपने टाइम पे याद करती थी जैक G से गोइंग कंसर्न, A से अक्रूवल एंड C से कंसिस्टेंसी, जैक। ठीक है, अब चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन में देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल रिसीट वाला था ना, हाँ, इट्स अ कैपिटल रिसीट। इंश्योरेंस वाले जो भी हमें पैसे मिलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा कोई डेली डे टू डे का नहीं है कि डेली कंपनी में आग नहीं लगती रहती है। वो हमारा वन टाइम कंपनसेशन होता है जो एक बार ही मिलता है, और किसी न किसी फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट में ही वो मिल रहा होता है लॉस के, इसलिए हमारा वो कैपिटल रिसीट है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया था आपको, वो जो जैक वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था 62 का A। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आज की हम लोग क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर 3 है अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है, ये भी एक सिमिलर टाइप ही है। इसमें क्या है कि कॉमन प्रैक्टिसेस जो कि यूजुअली फॉलो किया जाता है इन रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि कॉमन प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग को किस तरीके से अकाउंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। 4 टाइप के मेजरली जो है वो कन्वेंशन होते हैं। वो क्या है हमारा, नंबर 1 है कि कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटेलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। 4 तरह के हमारे जो है वो कन्वेंशन होते हैं। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, ये हमारा होता है कि द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर आफ्टर ईयर। यानी कि कोई भी एक मेथड जो आप कुछ भी आप अकाउंटिंग के कोई भी तरीके जो आप इस साल फॉलो करते हो, वही आप अगले साल करोगे, वही आप अगले साल करोगे, वही आप अगले साल करोगे, यही है कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसी को मान लो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं जो भी दिमाग में आ सकते हैं, मैंने इतने एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आई थिंक इससे बाहर तो डाउट हो ही नहीं सकता है मन में। अब देखो मैंने कितने एग्जांपल लिए, मैं चाहती तो कंसिस्टेंसी के सिर्फ 1-2 एग्जांपल में खत्म कर सकती थे, मैंने देखो यहाँ पे 5-5 एग्जांपल लिए हुए हैं यार सब कुछ समझाने के लिए। आप इसको देखो क्या है, जैसे डेप्रिशिएशन मेथड, डेप्रिशिएशन में जो है क्या इसमें है कि मान लो कि कंपनी जो है वो यूज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है ये हम लोग डेप्रिशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें क्या होता है। मान लो कि कंपनी कोई भी एक मशीनरी खरीदती है 10 लाख की, उसके 10 साल जो है उसका यूजफुल लाइफ है, तो हर एक साल 1-1 लाख 1-1 लाख करके उसमें से माइनस कर दो, उतना वो डेप्रिशिएट हो रहा है उसका वैल्यू, उतना कम हो रहा है उसका वैल्यू, तो ये उसको कहते हैं हम लोग सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड। बट अगर मान लो कि इसको परसेंटेज में हम लगाएंगे, अगर जैसे कि 10 लाख की मशीनरी है, 10% की मुझे हर साल डेप्रिशिएशन लगानी है, तो मैंने इस साल लगाए 10%, तो मेरा अगले साल वैल्यू क्या हो गया 10 लाख में 10% माइनस कर दो तो कितना होता है 9 लाख। तो अगले साल जब है वो 10 लाख पे डेप्रिशिएशन अब नहीं लगेगा, वो लगेगा 9 लाख पे। समझ रहे हो, तो यही है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो अगर आप मान लो कि कंपनी इस साल फॉलो कर रही है स्ट्रेट लाइन और अगले साल फॉलो कर रही है WDV यानी कि रिटन डाउन वैल्यू, तो ऐसा नहीं होगा, आप कंसिस्टेंट रहोगे, आप जो फॉलो कर रहे होगे आप वही फॉलो करते रहोगे, यही कंसिस्टेंसी है। दूसरा क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। अगर मान लो कि फीफो इस्तेमाल हुआ है, फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहले माल आएगा वो पहले बिकेगा। ये सब मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताऊंगी। AS2 इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड ऑन इन्वेंट्री। ठीक है, तो
इफ़ द फीफो मेथड, इसको एग्जाम्पल के तौर पे लो, इसमें मत जाओ क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट कुछ और है, कंसिस्टेंसी पे बात हो रही है। अब आप इस पे चले जाओगे कि फीफो को शॉर्ट में बता दिया, फीफो में मत जाओ, ये एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है ना अभी। जब इन्वेंट्री पे कंप्लीट जब डेडिकेटेड चैप्टर होगी तो उस पर समझाऊंगी मैं। तो अब इसमें क्या हो गया, इफ़ द फीफो मेथड का अगर इस्तेमाल किया जाता है फॉर वैल्यूइंग द इन्वेंट्री, द सेम मेथड जो है शुड बी अप्लाइड ईच ईयर, जब तक कि अनलेस कुछ बहुत बड़ा कुछ ये ना हो जाए, तब तक आपको हर साल सेम फॉलो करना है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बाकी के भी और एग्जांपल है। मान लो यहाँ पे जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन, ये सब आप देख लेना। एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, यानी कि 5% मान लो कि देखो डेटर, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिससे मुझे पैसे देने हैं उसको डेटर कहते हैं। वो हमारे लिए एक एसेट है, एक संपत्ति है हमारे लिए। लेकिन जब आप कोई भी चीज़ मान लो कि उधार में 1 लाख सामान बेच रहे हो, तो आप मान के चलते हो ना कि 5,000 तो आपको नहीं मिलेंगे, 5,000 आप रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। तो उसी 5% को कंपनी जो है वो प्रोविजन बना के चलती है कि 5% तो पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो वही प्रोविजन मान लो आप 5% पे बनाते हो हर साल, तो आप अगले साल 10 पे नहीं बना सकते हो, फिर अगले साल 15 पे नहीं बना सकते हो, हर साल 5% ही ये रखोगे कि 5% लग रहा है नहीं आएगा। तो इसी को बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसमें क्या है कि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि सारे के सारे जो मटेरियल और जो रेलिवेंट फैक्ट है वो जो है कंसर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो जो है वो फुल्ली डिस्क्लोज होने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे होता है कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मिलती है, क्लैरिटी मिलती है क्रेडिटर्स को कि क्या चल रहा है कंपनी में। मतलब ये कह रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो भी रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तुम हर कुछ बताओ, उसी को कहते हैं फुल डिस्क्लोजर। अब इसका पर्पस क्या है फुल डिस्क्लोजर का, ये है कि ट्रस्ट बिल्ड करता है, प्रिवेंट करता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, गलत चीज़ें ना मतलब इन्फॉर्मेशन ना रहे, ट्रस्ट बिल्ड हो, डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो, यही इसका फ़ायदा है फुल डिस्क्लोजर का। फॉर एग्जाम्पल फुल डिस्क्लोजर होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कंटिजेंट लाइबिलिटी। अब देखो कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या, मैं चाहती तो इस एग्जांपल को नहीं ले सकते थे, बट मैंने जानबूझ के लिया ताकि आपको अकाउंटिंग वर्ड पता चले ज़्यादा से ज़्यादा। कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल ऐसा कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो कि कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा है अभी, ठीक है, जिसमें कि कंपनी अगर वो केस हार गई तो उसको 100 करोड़ रुपए कंपनी को जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये शेयर होल्डर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वो अपने मान लो कि जब अगर किसी ने भी आसपास अपने शेयर इन्वेस्ट किया होगा तो कंपनी जो है उनको फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो भेजती है, सॉफ्ट कॉपी भेजती है, हार्ड कॉपी भेजती है, उसमें ज़रूर वो देखना, पूरी डिस्क्लोजर से एक बार बैठ के पढ़ना। वो हर कुछ डिस्क्लोज करती है कि उसको क्या क्या है, अभी क्या स्टैंडिंग है, क्या प्रॉफिट है, क्या क्या कहाँ कहाँ पैसे लगा रहे हैं, क्या लॉसेस हो सकते हैं, हर कुछ। कंटिजेंट लायबिलिटी का भी एक प्रॉपर सेक्शन होता है। तो कंपनी अगर मान लो कि कोई पेंडिंग कोर्ट केस है, तो अगर वो फ्यूचर में अनसर्टेन है, अभी हार गई अगर, तो इतना देने पड़ेंगे, तो इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या क्या फॉलो कर रहे हो, इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मान लो कोई मेथड अकाउंटिंग के चेंज कर रहे हो, लीफो से फीफो कर दे रहे हो, फीफो से कुछ और कर दे रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या सिचुएशन आ गया था कि आपको चेंज करना पड़ा मेथड। ठीक है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस डेट, इस पे भी एक प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि मैं उस टाइम पे बताऊंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि 31 मार्च को आपकी अकाउंटिंग की जो डेट है वो खत्म हो गई, क्लोज हो गया। ठीक है, 31 मार्च को क्लोज होता है। लेकिन अब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास कब आती है, सब कुछ ऑडिट होकर आई थिंक अक्टूबर के टाइम पे आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कि 1 अप्रैल को कंपनी में आग लग गई, जिससे कंपनी को 50 करोड़ का नुकसान हो गया, तो ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है कि आप उसको भी डिस्क्लोजर उसमें दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि भाई ऐसा हो गया था। ठीक है, तो यही है। अब आगे आप देख लेना, इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पे ही मत जाओ, इस पर पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं उस वक्त बताऊंगी, आप अभी फिलहाल एग्जाम्पल पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा जो कन्वेंशन है वो है कन्वेंशन ऑफ मटेलिटी। इसमें क्या है कि डेफिनेशन देखो क्या है, मटेलिटी मतलब कि सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन और इन्फॉर्मेशन जो कि काफ़ी मटेरियल और इम्पॉर्टेंट है उसको आप ज़रूर बताओगे। भले ही आप जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर दो, बट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मटेरियल बातें उसको तो आप बताओगे ही बताओगे, यही कहना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे देखो रियल लाइफ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं। स्टेशनरी परचेज 200 रुपये की, मान लो आपने कि कैलकुलेटर खरीदा 200 रुपये का, तो अब ये थोड़ी बताओगे शेयर होल्डर को भाई मैंने 200 रुपये का कैलकुलेटर खरीदा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है वो 50 करोड़ रुपये आपने इन्वेस्ट किए कहीं पे किसी प्लांट में, तो वो आप बताओगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल है देखो लॉस ऑफ 500 रुपये। अब देखो रिलायंस जैसी कंपनी अब आपको बता रही है कि 500 रुपये चोरी हो गए, क्या इन्फॉर्मेशन है ये, क्या करेंगे इस इन्फॉर्मेशन का, तो ये काफ़ी नेग्लिजिबल सा अमाउंट है। ठीक है, मान लो जैसे सपोज थर्ड एग्जांपल कि आपकी किसी से आप मान लो कि आपको लेने हैं पैसे किसी से 1,03,000 रुपये, तो आप क्या कहते हो भाई 1,00,000 रुपये दे दो, या आप ऐसे बोलते हो क्या हर बार 1,03,000 रुपये 3 रुपये, लोग बोलते हैं ना भाई 3 रुपये का हटा के बात करो ना, क्या राउंड ऑफ में बताओ क्या है। तो वही है, जो राउंड ऑफ आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतना कम अमाउंट है ना कि वो मटेरियल नहीं रह गया, तो आपको मटेरियल चीज़ों को बताना है, इमटेरियलिटी को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, यही एग्जाम्पल यहाँ पे।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या है? ये निखिल सर का फेवरेट ये है, कन्वेंशन है कि सारे ही इसमें क्या कहता है कि आप लोग भी इसको आम जिंदगी में फॉलो करते हो। एंटिसिपेट ऑल द पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी गेन। इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आप सारे उस वक्त याद करते हो कि भाई क्या क्या चैप्टर नहीं हुआ, आप कोई भी ये याद नहीं करते हो कि कौन कौन सा चैप्टर हो गया। यानी कि आप यही लॉसेस को अपने देखते हो ना कि कौन कौन सा चैप्टर आपने नहीं किया, बस आपको यही यही दिख रहा होता है। तो यही है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अकाउंटेंट को जो है कोई भी अगर लॉसेस दिख रहा है नियर फ्यूचर में तो उसको वो इमीडिएटली तुरंत रिकॉर्ड करो। दिख भी रहा है तो रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर प्रॉफिट दिख रहा है ना तो उसको रिकॉर्ड मत करो, प्रॉफिट जब एक्चुअल में होगा तब रिकॉर्ड करना। ये है कन्वेंशन, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि असेट्स एंड इनकम जो है वो ओवर स्टेट नहीं दिखता, यानी कि जो हमारा फायदे वाला चीज़ है वो ज़्यादा नहीं दिख रहा होता है, लेकिन जो लॉसेस है वो दिख रहा होता है कि भाई ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट, जैसे कि मान लो कि आपको कस्टमर से जो 1 लाख रुपए लेने हैं डेटर से अपने, 5,000 रुपये जो आपको लग रहा है कि कलेक्ट नहीं होगा, तो 5,000 लॉस को तुरंत बुक करो कि आपको लग रहा है कि 5,000 नहीं आने वाले हैं। ये हो गया मेरा। दूसरा, अब मान लो कि आपको दिख रहा है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि मान लो कोई भी कंपनी, यार केक बनाने की कंपनी है, वो माल बना के अपना रखती है ना बहुत सारा स्टोर करके, उसी स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री को अगर मान लो कि वैल्यू किया जाता है, इसका जो रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी कम होते हैं उस पर ही रिकॉर्ड किया जाता है इसको। तो मान लो कि मार्केट प्राइस जो है इन्वेंट्री को आपने वैल्यू करके रखा था 100 रुपये पे, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई और 40 रुपये पे आ गई, तो आपको 60 रुपये का लॉस तुरंत रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, आप इसको रीड करके देख सकते हो। जैसे नॉट रिकॉर्डिंग एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, मान लो कि कंपनी को लग रहा है किसी डील से जो फायदा होने वाला है, बस उसको हम प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो सच में रियलाइज ना हो जाए, ठीक है। उसी तरह से जो है मार्क टू मार्केट लॉसेस बोलते हैं इसको, जैसे कि मान लो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो और पैसा गिरने वाला, आपको लगता है कि पैसा लॉस हो गया, आप उसको बुक कर लो, बट आपको लग रहा है फ़ायदा हो गया, तो जब तक आप बेचोगे नहीं उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों ये मैटर करता है? ये मैटर करता है क्योंकि ये ज़्यादा आपका ओवरली ऑप्टिमिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना दिखने लगे कि अरे भाई बहुत ज़्यादा फायदा दिख रहा है ये तो, लेकिन मान लो नहीं हुआ तो, ठीक है। एंड बिल्ड करता है क्रेडिबिलिटी एंड कॉशन इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड एसेंशियल है ये फॉर द स्टेक होल्डर के ट्रस्ट के लिए, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 4 वाउचर्स पे, वाउचर्स एंड अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब देखो क्या है इसमें, वाउचर क्या होता है, अभी इसी चैप्टर से जो है वो हिंदी वाले के लिए मैंने जो है इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, आपको भी दिखेगा अभी आगे। वाउचर क्या होता है कि वाउचर इज रिटन डॉक्यूमेंट जो कि सर्व करता है एज अ प्रूफ ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज़ यूज्ड इन अकाउंटिंग फॉर सपोर्ट एंट्री। वाउचर देखो क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप जब खरीदते हो, मान लो कि आप कोई सामान खरीदने के लिए गए तो आपको कुछ पर्ची मिलती है ना उसके बदले कि भाई आपने सामान खरीदा, तो ये सेलर का भी रिकॉर्ड होता है और आपके लिए भी रिकॉर्ड है। और दूसरा कि मान लो कि आप सेल करते हो, आप खुद दुकानदार हो, आप किसी को बेचते हो तो वो मांगता है ना आपसे पर्ची की, भाई पर्ची दे दो क्या आपने, मान लो छोटे आइटम है, छोटे छोटे आइटम है, छोटे कम वैल्यू वाले, तो आप पर्ची नॉर्मल दे देते हो, बट अगर बिगर अमाउंट वाले तो आपको प्रॉपर एक इनवॉइस मिलता है, देखते होगे दुकानदार से, तो जो है उसको सेल वाउचर कहते हैं, परचेज को परचेज वाउचर बोलते हैं। उसी तरह से जब आपको किसी को कैश पेमेंट करना होता है या लेना होता है तो आप उसके बदले उसको जो पर्ची देते हो उसको बोलते हैं कैश वाउचर। वाउचर जो है वो टिपिकली उसमें क्या होता है, उसमें होता है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा होता है, वाउचर नंबर लिखा होता है, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड क्रेडिटेड लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है, ये सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब देखो कैश मेमो क्या होता है, मैंने कोशिश किया है कि हर बेसिक को जो है उसमें कवर की जाए, ये सब नहीं भी था फिर भी मैंने एडिशनल इसको ऐड किया हुआ है। कैश मेमो जो है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ये सेलर इशू करता है किसको, बायर को, जब गुड्स जो है एक्चुअली बेचा जाता है कैश पे, तब जो पर्ची देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कैश मेमो। अब देखो कैश मेमो कैसा दिखता है वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है। ये देखो कैश मेमो का एक ऐसा सैम्पल, मेमो का नंबर दिया रहता है, कैश मेमो लिखा होता है, ठीक है, दुकान का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे जो है क्या क्या सामान उसने खरीदा वो लिखा है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी क्या लगा, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब देखो डेबिट वाउचर क्या होता है, डेबिट वाउचर किसको कहते हैं, वो है डेबिट वाउचर इज ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है यूज टू रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट्स मेड बाय द बिजनेस स्पेशली फॉर कैश एंड बैंक पेमेंट। जब हम कोई पेमेंट करते हैं, जब मेरे यहाँ से पैसे जा रहे होते हैं, जब मेरा खर्चा हो रहा होता है उसको, तब हम लोग क्या जो वाउचर जो उसको देते हैं हम लोग पर्ची, उसको बोलते हैं डेबिट वाउचर। जब हमें पेमेंट करना है वो क्रेडिट वाउचर उल्टा होगा, जब हमें रिसीव करना है तो क्रेडिट वाउचर होता होगा, ठीक है। अब इसको डेबिट क्यों बोलते हैं, बिकॉज डेबिट हम लोग जो है एक्सपेंस को, असेट को और अदर अकाउंट को डेबिट करते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बैकबोन है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का, ये मैं जो आपको अगली क्लास में बताऊंगी कि एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करते हैं, असेट को डेबिट क्यों करते हैं, ये कब किस केस में डेबिट होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डेबिट वाउचर, यहाँ पे हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है कि डेबिट वाउचर एक ऐसा लेखांकन दस्तावेज है जिसका कि उपयोग व्यवसाय द्वारा किया जाता है सभी भुगतान करने के लिए, ठीक है।
और देखो अब डेबिट वाउचर का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब हम जो है वो सप्लायर को पेमेंट करते हैं। देखो सप्लायर का भुगतान करते समय जब हम पेमेंट करते हैं सैलरी की, जब एडवांस पेमेंट करते हैं, जब परचेज ऑफ हम एसेट करते हैं, तो हम डेबिट वाउचर इशू करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ये एडवांस देने पे नगद में कुछ सामान खरीदते समय। क्रेडिट वाउचर क्या होता है कि क्रेडिट वाउचर जो है एक ऐसा लेखांकन दस्तावेज है जिसका उपयोग किया जाता है ये बकाया, जैसे यहाँ पे यूज टू रिकॉर्ड ऑल द रिसीट्स इन द कैश और बैंक, यानी कि इट इज़ क्यों इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आप सारे रिसीट जो आपको मिलने वाला है, ठीक है, जो आपको मिलने वाला है उसको दर्ज करने के लिए हम लोग क्रेडिट वाउचर इशू करते हैं। क्रेडिट वाउचर का इस्तेमाल देखो किस किस केस में होता है, जब हम ग्राहक से नगद प्राप्त करते हैं, जब हम कैश रिसीव करते हैं कस्टमर से, तब हम उसको क्रेडिट वाउचर लेते हैं। ठीक है, दूसरा अमाउंट रिसीव, बिक्री से जो हमें सेल प्राप्त होती है, जो राशि प्राप्त होती है हमें बिक्री से, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल। तीसरा एडवांस, जब हम रिफंड लेते हैं सप्लायर से और एम्प्लॉय से मिलता है मुझे तब। दूसरा जब हमें ब्याज से कुछ मिलता है तो ब्याज, या फिर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब जो हमें प्राप्ति होती है उसको हम लोग क्रेडिट वाउचर तब हम इशू करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखो अब जो है वो हम लोग इसको सब नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, क्योंकि इसके बाद से जो है चीज़ें काफ़ी सीरियस हो जाएंगी। एंड पूरा का पूरा जो है वो अकाउंटिंग का जो कन्वेंशन, जो बैकबोन है, जो फंडामेंटल है, वो इसी पे है। ठीक है, कि डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है, कितने तरह के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सब कुछ जो है वो आपको, ये सब मैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूँगी। अब देखो आज का होमवर्क जो है वो क्या है। आज का होमवर्क जो है, जो हमारे आज के पढ़े हुए सेशन है, इसमें से 2 क्वेश्चंस, देखो ये मैंने ईपीएफओ के ही, ये 2023 वाले जो पेपर है उससे मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्वेश्चंस के डाले हुए हैं पीवाईक्यू, ताकि आपको समझ आए कि आप क्या पढ़ रहे हो और आपके लिए ये कितना रेलिवेंट है। ठीक है, तो अब देखो इसमें से कौन कौन से 2 क्वेश्चंस इस पे से आपके आज वाले से बनेंगे। देखो यहाँ, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग द कंटिजेंट लाइबिलिटी इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, वो कौन से डिस्क्लोजर के कारण, मतलब कौन से कन्वेंशन के कारण आप करते हो, जब आप हर तरह के नोट्स लगाते हो, जब आप कंटिजेंट लाइबिलिटी, याद है मैंने कंटिजेंट लाइबिलिटी आपको बताया था, अब पता चला मैंने क्यों ये सब टर्म्स जानबूझ के मैं यूज़ करती हूँ। देखो एग्जाम में कैसे आए हुए हैं। तो लाइबिलिटी ऐसी, जो लाइबिलिटी आपको फ्यूचर में हो सकती है लेकिन अभी उसकी सर्टेनिटी नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि कंटिजेंट लाइबिलिटी को भी जब आप अपने नोट्स में डाल रहे हो तो आप किस कन्वेंशन का फॉलो कर रहे हो। यहाँ पे आज डायरेक्टली ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो मैंने क्वेश्चन तो देखा भी नहीं था जब डाला था मैंने, अभी मुझे दिख रहा है ये, तो ये डायरेक्टली आज के ही सेशन से आए हो। तो आप मुझे कॉमेंट करके इसका जवाब दो, कितने लोग देखते हैं, मैं देखती हूँ इसको, और कितने लोग कर पाते मैं देखती हूँ इसको। और दूसरा एक और क्वेश्चन है आज के सेशन से, वो है ये, द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो उसकी जो वैल्यू है इज सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशन, काफ़ी फ्लक्चुएट करती है मार्केट में हर सिचुएशन को देखते हुए। तो एक प्रोविज़न बनाया जाता है उस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट, कि मान लो कि मार्केट बहुत गिर गई तो बहुत लॉस हो गया, तो उसके अगेंस्ट जो बनाया जाता है तो वो किस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी आज के सेशन से डायरेक्टली है, तो आप इसका आंसर मुझे आज भी कमेंट में बताओगे। और बाकी जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं जब अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास कराऊंगी, तब जब जाके ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स वो कवर होंगे। तो आज का होमवर्क यही है कि आप बाकी क्वेश्चंस जो है ये सब अटेम्प्ट करो, अगर बन जाते हैं तो मुझे कमेंट करके उसमें जवाब दो। अगली क्लास में ये अगर डिस्कस नहीं हो पाया तो मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ये सारे डाउट को एक साथ लेकर के इसको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो बस यही था हमारा आज का सेशन। जिसने भी हमारे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं कोशिश करूँगी कि ईपीएफओ से रिलेटेड सारे ही वीडियोज़ जो है, एक्सेप्ट जो रीजनिंग और मैथ्स वाला जो पार्ट है उसको छोड़ के मैं सब कुछ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मैं अकेली ही ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं पूरा का पूरा ये बुक्स बनाती हूँ, खुद ही PDF बनाती हूँ, जो भी चीज़ें मैं एकदम क्रिस्प कंटेंट तैयार करती हूँ मैं सब कुछ, और ये रिकॉर्डिंग वगैरह तो थोड़ा डिले हो सकता है, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डिलीवर जो मैंने बोला है उसको। और जिसने भी हमारे टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर लिंक वर्क नहीं कर रहा तो गूगल पे सर्च करो नोआ निखिल टेलीग्राम चैनल। हमारे लगभग 40,000 लगभग सब्सक्राइबर हैं, 40,000 प्लस ही हैं, तो आप उसको फॉलो कर लो, सारे PDFs आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।